आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 4, जिसका शीर्षक है मेरा बगीचा। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हो गया था। उन्होंने वहां घर ले लिया था। जल्दी ही मुझे व माँ को भी वहां जाना था। अंततः वह दिन भी आ गया जब मैं और माँ वहां पहुंचे। पिताजी हमें लेने आए थे। पिताजी ने नए घर के बारे में बताया और हम सब घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक चारदीवारी दिखी। उस चारदीवारी के अंदर एक जैसे अलग अलग बहुत से घर थे। पिताजी ने बताया कि यह कॉलेज का कैंपस है और यहाँ हमारा घर भी है। चारदीवारी के अंदर घुसते समय मैंने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड था। बोर्ड पढ़ने पर पता चला कि हमारे कैंपस में तितलियों की 17 प्रजातियां तथा पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। मैंने सोचा कि यहाँ केवल तितली व पक्षियों के बारे में ही लिखा है, पेड़ पौधों जानवरों के बारे में नहीं। खैर, आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। पृष्ठ 1 के चित्रों को देखिए। बताइए इससे आपको क्या क्या पता चला। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। पृष्ठ 1 के चित्रों को देखकर हमें पता चला कि तितलियों एवं पक्षियों की अनेक प्रजातियां होती हैं। आप अपने इलाके के कौन-कौन से जंतु जानवर या पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो आइए उत्तर जानते हैं। मैं अपने इलाके के विभिन्न जंतु जानवरों एवं पेड़ पौधों के बारे में जानता हूँ। इनकी सूची इस प्रकार है। जंतु जानवर: गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बंदर, तोता, कौआ, कबूतर, कोयल, मैना, गिलहरी, छिपकली, मछली, मेढक, कछुआ, केकड़ा, घोंघा, सांप, केचुआ, चूहा, मकड़ी, तिलचट्टा, मच्छर। आइए अब पेड़ पौधों की सूची बनाएं। आम, लीची, अमरूद, नारियल, कटहल, बेल, आंवला, तार, बरगद, पीपल, बांस, जामुन, बैर, शीशम, नीम, बबूल, देवदार, चंदन, सागवान, तुलसी, मेथी, अदरक, लहसुन। आइए अब अगले प्रश्न को देखें। किन्हीं दो जंतु एवं दो पेड़ के बारे में लिखिए। तो आइए पहले जंतु के बारे में लिखते हैं। गाय। गाय एक पालतू जानवर है। गाय के 4 पैर, 2 सींग और एक पूंछ होती है। गाय हमें दूध देती है। गाय एक शाकाहारी पशु है। यह हरी घास खाना पसंद करती है। मछली। मछली एक जलीय जीव है। मछली पानी में रहकर सांस लेती है। मछलियों की 25,000 से अधिक प्रजातियां हैं। मछलियों का जीवन काल 1 हफ्ते से लेकर 50 वर्ष तक का होता है। आइए अब पेड़ के बारे में लिखते हैं। आम। भारत देश में आम के पेड़ का काफी महत्व है। आम का पेड़ बहुत बड़े आकार का होता है। आम के पेड़ के पत्ते हरे व छालदार होते हैं। आम के पेड़ की ऊंचाई 60 से 90 फुट तक होती है। पीपल। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ के पत्ते कोमल, चिकने व हल्के लाल रंग के होते हैं। पीपल के छाल का उपयोग मुंह के रोगों के लिए किया जाता है। यह पेड़ हमारे आसपास आसानी से मिल जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। इन सब के बारे में आपको कैसे पता चला? तो इसका उत्तर होगा, ये जंतु और पेड़ हमारे आसपास पाए जाते हैं। इन्हें देखकर और अन्य लोगों से पूछकर हमें इनके बारे में पता चला। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कूल से जब फूल, पत्ती एवं पौधों के 10 अलग अलग किस्मों की हर्बेरियम के लिए इकट्ठा करने को कहा गया, तो मैंने सोचा कि कैंपस में घूमकर इकट्ठा कर लूँगा। माँ ने बताया, यहीं घास वाले बगीचे के आसपास देख लो। घास वाले बगीचे में ही मुझे 11 तरह के पौधे, फूल, पत्ते और किसी किसी में फल भी मिल गए। हर्बेरियम क्या है यह तो पता नहीं था, मगर इसके बारे में सोचने के बजाय और पौधों को देखने लगा। जहां एक ही प्रकार के पौधों को उगाकर घास वाला बगीचा बनाया गया हो, वहां आखिर इतने तरह के पौधे कहां से आए? मैं हैरान हो गया। आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। घास वाले बगीचे में अलग अलग पौधों के मिलने का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों से चर्चा कर लिखिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। घास वाले बगीचे मूलतः खुले मैदान होते हैं। यहाँ
अलग अलग पौधों के मिलने के अनेक कारण हैं। जैसे कुछ बीज बहुत हल्के फुल्के होते हैं और हवा में उड़कर घास वाले बगीचे तक पहुंच जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में वहीं पनप जाते हैं। कुछ बीज पशुओं के शरीर से चिपककर घास वाले बगीचे तक आ जाते हैं। कुछ बीज पक्षियों के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और ये जहां गिरते हैं वहीं अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने घर के पास वाले तालाब को तो अभी तक देखा ही नहीं था। पता नहीं और कितने प्रकार के पौधे वहां होंगे। मैंने जिन पौधों को इकट्ठा किया उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। चित्र एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन पौधों की पत्तियां इस प्रकार हैं। चित्र 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनके फूल इस प्रकार हैं। चित्र 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिए गए चित्रों को देखकर मिलान कर लिखिए कि कौन से फूल और पत्ते एक ही पौधे के हैं। उदाहरण दिया हुआ है। चित्र 1 पौधा, चित्र 2 पत्ती, चित्र 3 फूल। तो ये गतिविधि आपको कक्षा कक्ष में स्वयं ही करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। दो एक जैसे पौधे। पौधा छांटते समय दूब घास के पौधों पर मेरी नजर गई। याद आया माँ ने पूजा के लिए एक जैसे 3 पत्तों वाला दूब मांगा था। मैंने हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों, पत्तों और फूलों को एक तरफ छोड़ रखा था और 2 एक जैसे दूब के पौधे ढूंढने में लगा हुआ था। काफी देर उलझा रहा। ऐसा क्यों है कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी? सोच कर लिखिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि पौधे में पत्तियों की संख्या में अंतर था। कोई दूब 2 पत्ती वाला था तो कोई 3 पत्ती वाला। आप भी अपने घर के पास दूब के एक जैसे पौधे ढूंढने की कोशिश कीजिए। जर के पास पानी डालकर खुरपी या ऐसी किसी चीज से पौधों को निकालिए। करीब करीब एक जैसे 2 दूब घास के पौधे निकालिए और उनको गौर से देखिए। उनका परीक्षण कुछ इस प्रकार से कीजिए। उन पौधों में आपको क्या समानताएं नजर आईं? तो पौधों में नजर आने वाली समानताएं कुछ इस प्रकार हैं। 1, पत्ती का आकार एक जैसा है। 2, डंठल का आकार एक जैसा है। 3, जड़ एक जैसा है। 4, ऊपरी भाग एक जैसा है। 5, फूल एक जैसा है। 6, वे समान रंग के थे। उन पौधों में तुम्हें क्या भिन्नताएं दिखीं? तो पौधों में नजर आने वाली भिन्नताएं कुछ इस प्रकार हैं। 1, पत्ती की लंबाई एक जैसी नहीं है। 2, 2 पत्तियों के बीच की दूरी समान नहीं है। 3, जड़ों की लंबाई समान नहीं है। 4, वृद्धि दर समान नहीं है। 5, उनकी मोटाई समान नहीं थी। 6, वे समान जगहों पर नहीं उगे थे। आप इस तरह का अवलोकन ऐसे और भी कुछ छोटे पौधों के साथ कर सकते हैं, जैसे सदाबहार के छोटे पौधे या किसी मौसमी फूल के पौधों के साथ। ऐसा करने में मुझे तो बड़ा मजा आया। हर्बेरियम कैसे बनाएं? अरे, मैं तो हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों के बारे में भूल ही गया था। मैंने देखा कि सारी पत्तियां सिकुड़ गई हैं, सारे पौधे भी सूख गए और कुछ फूल भी सिकुड़ गए। माँ को बताने पर उन्होंने कहा, बेटा, एक एक पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं, फिर इनका एल्बम तैयार कर सकते हैं। माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या कहा? क्रमवार लिखिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। हर्बेरियम बनाने के लिए माँ ने निम्नलिखित बातें कहीं। 1, सबसे पहले एक एक पौधे को अखबार में मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है। 2, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। 3, कुछ दिनों में पौधे सूख जाते हैं मगर सिकुड़ते नहीं हैं। 4, फिर हम इसका एल्बम तैयार करते हैं। हर्बेरियम बनाने के लिए मुझे दोबारा पौधे इकट्ठे करने पड़े। हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। हर्बेरियम बनाने के लिए हम सर्वप्रथम पौधों को इकट्ठा करेंगे। साथ ही हम अखबार के पन्ने और वजनदार चीजें भी इकट्ठा करेंगे ताकि
पौधों को अखबार के पन्नों के बीच तह लगाने के बाद उन पर वजनदार चीजें रखी जा सकें। हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को किस प्रकार से रखना चाहिए? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। हर्बेरियम तैयार करने के लिए हमें पौधों को अखबार के पन्नों के बीच तह लगाकर रखना चाहिए। फिर उस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। अन्य पौधे। मैं अपने हर्बेरियम में कुछ और पौधों को भी शामिल करना चाहता था, इसलिए पौधों की खोज का काम जारी रहा। मैंने एक दिन पास के तालाब में कुछ ऐसा पौधा देखा। घास वाले बगीचे में लगे पौधे तो ऐसे थे। चित्र देखकर दोनों पौधों की तुलना करके लिखिए। पौधे के अंग, बगीचे के पौधे, पानी के पौधे। तो आइए पहले बगीचे के पौधे के बारे में जानते हैं। जड़ें झाड़ीदार, पत्तियों का रंग गहरा हरा, पत्तियों का आकार छोटा और पतला, पत्तियों के बीच की दूरी तो अल्प दूरी। आइए अब पानी के पौधे के बारे में जानते हैं। जड़ें अल्प झाड़ीदार, पत्तियों का रंग हरा, पत्तियों का आकार बड़ा और चौड़ा, पत्तियों के बीच की दूरी अधिक दूरी। तालिका पूरी करने के लिए अपने अन्य साथियों से इसके बारे में चर्चा कीजिए। हमारे कैंपस में बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं, कुछ कैक्टस भी हैं। माने तो रेत भरे गमले में कैक्टस की कुछ किस्मों को लगाया भी है। घास वाले बगीचे या तालाब में उगे पौधों में कैक्टस जैसा इतना मोटा हरा तना या कांटों को मैंने देखा ही नहीं था। मैंने सुना है कि बबूल और कैक्टस तो मरुभूमि के पौधे हैं, जबकि मुझे ये और भी जगह दिखे हैं, जैसे कोलकाता में, दिल्ली में तथा गैंगटॉक में भी। क्या आपके आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं? अगर हाँ, तो सोच कर लिखिए कि वे वहां कैसे पहुंचे होंगे। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। हाँ, हमारे आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं। कई बार पक्षियों एवं पशुओं के द्वारा इनके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में वहीं उगाते हैं। बबूल और कैक्टस को मनुष्य भी उनके औषधीय गुणों के कारण अपने घर के आसपास लगाते हैं। मुझे कैंपस के पेड़ पौधों के बारे में जानने की इतनी इच्छा थी कि मैं हर नए दिखने वाले पौधे की एक पत्ती और फूल इकट्ठा करने लगा। लोगों से नाम भी पूछता रहा। कहीं कहीं पौधों के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे। इस प्रकार मुझे उनके नाम भी मिल जाते। माँ ने कहा, कई बार पेड़ पौधे जहाँ उगे हों वहीं देखकर उन्हें पहचानना आसान होता है, न कि सिर्फ एक पत्ती या फूल को देखकर। मैंने लगाई प्रदर्शनी। मैंने घूम घूम कर और लोगों से बातचीत कर 40 पौधों को इकट्ठा किया है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की है। मैंने उनकी प्रदर्शनी बनाकर मैडम की मदद से स्कूल के बोर्ड पर लगा दी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। प्रदर्शनी बनाने के कौन कौन से फायदे हैं? आइए इसका उत्तर जानते हैं। प्रदर्शनी बनाने से हमें सामूहिक रूप से वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित कर उनके बारे में विशेष जानकारी बोर्ड पर लगा दी जाती है, जिसको पढ़कर अन्य लोग भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और लाभान्वित होते हैं। पौधों की प्रदर्शनी से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। पौधों की प्रदर्शनी से हमें उनके विभिन्न प्रजातियों, उनके औषधीय गुण और उनसे होने वाले अन्य लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पेड़ पौधा और जंतु। कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में हैं। ऐसा मेरे कोलकाता वाले भैया के घर के आसपास तो नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे। कुछ जवाब मेरे मन में हैं जो इस प्रकार हैं। हमारे यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, इसलिए इतने तरह के पशु पक्षी हैं, मगर कोलकाता में मेरे भैया के घर के पास पेड़ पौधे नहीं हैं। एक नाला है, इसलिए सिर्फ मच्छर और कभी कभी कौवे दिखाई देते हैं। कोलकाता और लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में क्या अंतर है? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। कोलकाता के कैंपस में हरे भरे पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं है। वहां पर सिर्फ कंक्रीट की बनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जबकि लक्ष्मणगढ़ का कैंपस पेड़ पौधों से भरा पड़ा है। इस वजह से यहाँ पर पशु पक्षियों एवं तितलियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। कोलकाता और लक्ष्मणगढ़ के कैंपस में अंतर के और क्या-क्या कारण हो सकते हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। लक्ष्मणगढ़ राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ एक कस्बा है।
कैंपस में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यहाँ तितलियों की 17 प्रजातियां एवं पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। जबकि कोलकाता एक शहरी क्षेत्र है, वहाँ घनी आबादी है और पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी कम हैं। लक्ष्मणगढ़ में पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध है, जबकि कोलकाता में ऐसा नहीं है। सोच कर बताइए, क्या कुछ पौधों को पूरी तरह नष्ट करके अलग से बगीचा बनाना चाहिए? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। नहीं, हमें पौधों को पूरी तरह नष्ट करके अलग से बगीचा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अनुपयोगी पौधों की संख्या जरूर सीमित की जा सकती है। पौधों को पूरी तरह नष्ट करने से स्थानीय स्तर पर उनकी विलुप्ति का खतरा बना रहता है, जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने पर क्या होगा? दोस्तों के साथ चर्चा कर लिखिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट कर देने से बगीचा का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। साथ ही हरियाली तो समाप्त होगी ही, पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। परियोजना कार्य। अपने आसपास से पौधे इकट्ठा करके उनकी प्रदर्शनी तैयार कीजिए। अध्याय में दो एक जैसे दूब के घास में अंतर और समानता की बात की गई है। क्या हम में भी ऐसा है? अपने दो दोस्तों की तुलना कर किन्हीं 5 अंतर और 5 समानताओं को लिखिए। तो ये गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय में दिए गए अध्ययन अपने आसपास करिए और जानकारी इकट्ठा करिए। वैज्ञानिक पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अंतर और समानताओं के आधार पर कई तरह की खोज खबर प्राप्त करते हैं। कई बार इन सभी का समूह बनाते हैं, गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। इसी के साथ पर्यावरण और हम का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।